स्टेट प्रेसिडेंट, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल, जनाब सरवर हुसैन साहेब, जलाल साहेब, नूरुल हसन साहेब, डिस्ट्रिक्ट के हमारे जिम्मेदारान और कार्यकर्ता, सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं बंगला में आपसे बात नहीं कर सकूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि साधारण हिंदी में कुछ बातें आप सामने रखूं। सबसे पहले तो मैं वेस्ट बंगाल स्टेट पार्टी को धन्यवाद करता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि ऐसा लग रहा था कि कोविड के आने के बाद हमारा ये मूवमेंट जो एक ऑल इंडिया मूवमेंट था, एक मास मूवमेंट था सीए एनआरसी के खिलाफ, शायद ये मूवमेंट अब खत्म हो जाए। लेकिन जिस तरह वेस्ट बंगाल यूनिट ने फैसला किया कि वो दोबारा इस मूवमेंट को खड़ा करेंगे, जाहिर है हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठ सकते जब तक कि सीए और एनआरसी का ये जो भूत है इसको यहां से निकाल बाहर न करें। आप जानते हैं कि इस मूवमेंट की सबसे खास बात ये थी और आज भी वो चीज यहां नजर आ रही है कि ये मूवमेंट हमारे नौजवानों ने और हमारे महिलाओं ने खड़ा किया था। दिल्ली से जो शाहीन बाग बना था, वो शाहीन बाग देखते ही देखते देश के तमाम ही इलाकों में तकरीबन 287 मुकामात पर शाहीन बाग बने थे। उस दरमियान मुझे बंगाल से लेकर केरला तक जाने का मौका मिला था और मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई थी कि हमारी महिलाओं ने, हमारी बहनों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। शायद आजाद भारत के इतिहास का इससे बड़ा मूवमेंट मुझे कोई और नजर नहीं आता जो सीए के खिलाफ और एनआरसी के खिलाफ हमने खड़ा किया था। और उसकी खास विशेषता ये थी कि इसमें महिलाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। जो लोग ये कहते थे कि मुसलमान अपनी महिलाओं को घर में बिठा देते हैं, पर्दे में रखते हैं, उन्हें हालात से कोई वाकिफ जानकारी नहीं होती, इस मूवमेंट ने इस भ्रम को गलत साबित कर दिया। जब लोगों ने ये देखा कि 70 साल की, 80 साल की बुजुर्ग महिला एनडीटीवी के प्रोग्राम में जिस ताकत के साथ, जिस हिम्मत के साथ संविधान की धाराओं की रोशनी में बात करती है, तो उन्हें ये मालूम हो गया कि ये मुस्लिम महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। वो भी भारत के इतिहास को भी जानती है और भारत के संविधान को भी जानती है। जिस तरह उन्होंने संविधान का उल्लेख किया और जिस तरह ये बताया कि ये एनआरसी और खास तौर से सीए का जो कानून है वो किस तरह से डिस्क्रिमिनेटिंग है, किस तरह से संविधान के खिलाफ है, किस तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है, इसको उन्होंने जिस तरह साबित किया तो पूरी दुनिया और खास तौर से हमारे देश के लोग दंग रह गए कि ये 80 साल की, 70 साल की महिलाएं किस ताकत के साथ, किस जुर्रत के साथ, किस हौसले के साथ, किस हिम्मत के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड कर रही है। बहनों और भाइयों, ये जो सीए का मूवमेंट है इसको हमें बहुत संजीदगी से लेने की जरूरत है। आप जानते हैं कि एनआरसी के जरिए से ये कोशिश की जा रही है कि एक खास मजहब के मानने वाले, एक खास धर्म के मानने वालों की सिटीजनशिप जो है, नागरिकता को खत्म कर दिया गया। आप सोचिए कि अभी वो पूरा एपिसोड आपसे करीब की जो रियासत है आसाम में हुआ।
आसाम में 1951 से 1951 से ये सिलसिला चल रहा था और 1971 को एक कट ऑफ डेट मानने के बावजूद भी ये सिलसिला चला कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में लोग यहां आकर बैठ गए। आप जानते हैं कि आंसू की जो मूवमेंट थी वो कम्युनल मूवमेंट नहीं थी, वो किसी धर्म विशेष के खिलाफ मूवमेंट नहीं थी। आसाम के लोग ये कहते थे कि आसाम की सभ्यता को, कल्चर को, हमारे अस्तित्व को बंगाली लोगों के आने से नुकसान पहुंच रहा है। उनकी तहरीक बंगाली लोगों के खिलाफ थी, बांग्ला जबान बोलने वालों के खिलाफ थी और खासतौर से उन लोगों के खिलाफ थी जो बांग्लादेश से आए थे। वो बंगाली मुसलमानों के खिलाफ नहीं थी, बांग्ला जबान बोलने वाले मुसलमानों के खिलाफ नहीं थी, लेकिन आरएसएस ने इसको इन्फिल्ट्रेट करके उसे एंटी मुस्लिम बना दिया। आप जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे, जानते होंगे कि 1983 में 1984 में नीली का कम्युनल राइट हुआ था। 5000 लोग एक ही रात में मार दिए गए थे और ये खून आशाम तहरीक चलती रही आसाम में। कभी कहा गया कि 1 करोड़ मुसलमान बांग्लादेश से आकर बस गए आसाम। कभी कहा गया कि हर रोज 6000 लोग आ रहे हैं पलायन करके आसाम बांग्लादेश। ये बात किसी के समझ आने वाली चीज नहीं है। बांग्लादेश, बंगाल और आसाम से उनका जीडीपी बहुत अच्छा है। उन्हें कोई जरूरत नहीं है भारत में आके यहां रहकर इधर उधर बस के छोटे मोटे काम करने की। तो ये भ्रम फैलाया गया कि बांग्लादेश से बहुत बड़ी तादाद में लोग आ गए। आप बांग्लादेश से बात नहीं कर रहे, बांग्लादेश गवर्नमेंट से बात नहीं कर रहे हैं। आप ये कर रहे हैं कि इनकी नागरिकता छीनकर इन्हें डिटेंशन सेंटर के अंदर रख दिया जाए, ऐसे घर बना दिए जाए, इनकी शहरियत को छीन लिया जाए, इनकी नागरिकता को छीन लिया जाए और उन्हें डिटेंशन सेंटर में रख दिया जाए। ये कोशिश की जा रही है कि जहां जहां पर मुसलमानों की आबादी, उनकी जनसंख्या अच्छी है, आसाम जानते हैं आप ऑफिशियली 34% है, अब उससे भी ज्यादा हो गई होगी, नया संसद आएगा तो पता चलेगा। बंगाल के अंदर 30% है। तो ये खलता है उन लोगों को जो समझते हैं कि धर्म के आधार पर वो इस देश को बनाना चाहते हैं, एक हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। उन्हें लगता है कि हमें, बीजेपी को ये लगता है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा और मुसलमानों का वोट जिनको मिलेगा, जिस पार्टी को मिलेगा, उसकी वजह से हमारी सरकार नहीं बन सकेगी। आप जानते हैं कि अभी बंगाल के अंदर इलेक्शन हुआ। मैं बंगाल के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बीजेपी के इस ख्वाब को, सपने को चकनाचूर कर दिया कि वो जिस ताकत के साथ, जिस कुव्वत के साथ अमित शाह और मोदी साहब ने यहां डेरा डाल दिया, उन्होंने उठा के फेंक दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने ये कह दिया कि बंगाल के अंदर आपकी दाल नहीं गलेगी, बंगाल में हम आपको कदम जमाने नहीं देंगे। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी, सीपीएम, वेलफेयर पार्टी और जितनी ऐसी पार्टियां थी उनके हक में भी वोट नहीं दिया और एकतरफा तौर पे टीएमसी को सपोर्ट करके पावर में बिछा दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यही तजुर्बा अब उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश से भी बीजेपी को निकाल बाहर किया जाएगा। अभी तक तीन चरण का चुनाव हो चुका है उत्तर प्रदेश में और अभी 4 चरण का चुनाव और होना बाकी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से जो परिणाम आ रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि बीजेपी की सरकार, योगी सरकार अब वहां पे खत्म होने वाली है। आप जानते हैं कि ये लोग, इनके पास कोई विचारधारा नहीं है, इनके पास पब्लिक को देने के लिए कोई डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है। विकास की बात करते हैं ये, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। न सबको साथ देना चाहते हैं, न सबका विकास करना चाहते हैं और विश्वास लेने की बात तो दूर की। तो ये सिर्फ नारे हैं, स्लोगन्स हैं।
ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, जमीन पर इस तरह का कोई काम नहीं है। यूपी के लोगों ने देख लिया था कि 5 साल उन्होंने योगी साहब को दिए थे, योगी आदित्यनाथ को, लेकिन योगी साहब ने 5 साल में जो टेरर फैलाया था उत्तर प्रदेश में, जो आतंक फैलाया था उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह से वहां पे महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। जब कोविड का मामला आया तो आपने देखा होगा मीडिया के अंदर कि लाशें जो है गंगा के तट पे बह रही थी, कोई पुरसाने हाल नहीं था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, और कोई ऑक्सीजन की गुहार लगा रहा था तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। सीए एनआरसी के जो लोगों ने भाग लिया था उनके खिलाफ केस किए गए, उनकी संपत्तियां जब्त की गई। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से उन संपत्तियां वापस की गई। तो ये लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इस सरकार के पास, बीजेपी के पास भारत के विकास का कोई विजन नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम सोसाइटी को बांटकर वो समझती है कि यहां के हिंदू जो है वो इस सांप्रदायिक नारे के अंदर बह जाएंगे और उनका साथ दे देंगे और हमारी सरकार बन जाएगी। लेकिन लोगों ने ये बात महसूस कर ली कि ये लोग डेवलपमेंट के नाम पर लोगों से झूठ बोलते हैं, और ये सिर्फ सत्ता में आना चाहते हैं, और सत्ता में आकर अडानी और अंबानी और इस तरह के जो पूंजीपति लोग हैं उनकी संपत्तियों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये देश हमारा देश है। हमारे बुजुर्गों ने इस देश को आजाद कराने के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। बहुत बड़े बड़े लोग, आपको मालूम है बंगाल तो आजादी की तहरीक का गढ़ था, यहां से तहरीक चली आजादी की। सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर और बड़ी बड़ी शख्सियतें थी जिन्होंने यहां से तहरीक चलाई थी। और इसके अलावा पूरे देश में जिस बड़े पैमाने पे हमारे बुजुर्गों ने भारत को आजादी दिलाने के लिए अपनी जान की कुर्बानियां दी है, आरएसएस और बीजेपी के लोगों का कहीं नामो निशान नहीं है। ये वो लोग थे, जेल में अगर गए थे तो माफी मांग मांग के बाहर आए थे अंग्रेज सरकार से। आज ये इस देश को बनाने की बात करते हैं, जिनका कोई रोल नहीं है भारत को आजाद कराने में, वो आज देश के विकास की बात करते हैं और देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन लोगों ने देख लिया, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे जहां जहां इनकी सरकारें हैं, वहां पे विकास के नाम पे इन्होंने कितना धोखा दिया है। हिंदू मुस्लिम के अंदर देश को बांटकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात और इस मौके पे आप सामने रखना चाहता हूं, ये सीए का ये कानून इंशाअल्लाह अज़ीज, हम ये बात साफ तौर पे यहां से कहना चाहते हैं, ये कानून सीए और एनआरसी का इस देश में लागू नहीं हो सकेगा। ये जो डिस्क्रिमिनेटरी कानून है सीए का, ये क्यों लाया गया? खुद अमित शाह ने यहां पर बंगाल के अंदर अपनी तकरीरों में कहा है कि हम यहां पे सरकार बनाएंगे और यहां एनआरसी लगाएंगे, और जो लोग मुसलमानों के अलावा जो लोग भी उसके रास्ते में आ जाएंगे उनको सीए के जरिए से वापस दोबारा नागरिकता दे दी जाएगी। सीए का कानून डिस्क्रिमिनेटरी है, संविधान के विरुद्ध है। इसकी वजह यह थी साफ तौर पे कि ये कानून साफ तौर पे ये कहता है बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से जो हिंदू, सिख, ईसाई, जैन ये अगर आएंगे पीड़ित लोग, उनको हम नागरिकता देंगे, लेकिन उसमें मुसलमानों का नाम नहीं है। हमारा कहना यह है कि देश का संविधान ऐसे किसी कानून को बनाने की इजाजत नहीं देता जो किसी एक समुदाय को उससे बाहर रखता। अगर आपको बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर जो पीड़ित लोग हैं वो नजर आते हैं, बिल्कुल सही है, उनको मिलना चाहिए, हम उसके विरुद्ध नहीं है। लेकिन जो म्यांमार से जो लोग आ रहे हैं वो भी पीड़ित लोग हैं, उनको भी निकाला गया है वहां से, उनके लिए भी रास्ता देना चाहिए। जो लोग तमिलनाडु से निकाले गए हैं, तमिलियन, उनके लिए भी रास्ता दिया जाना चाहिए। तो ऐसा कोई, और फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं
जो वहां की गवर्नमेंट के फैसलों के खिलाफ है और उनको भी वहां से निकल के जाना पड़ता है, उनके लिए भी रास्ता नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं जो बात कहने जा रहा हूं, ये सीए, एनआरसी और एनपीआर का कानून हम इस देश में लागू नहीं होने देंगे। लेकिन साथ साथ मुझे ये कहना है कि ये देश को बनाने में, संवारने में, आगे बढ़ाने में हमें ये देखना चाहिए कि हमारा क्या योगदान होना चाहिए। पहली बात मुझे ये कहनी है आपसे साफ तौर पे, हमारे देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं आज, बहुत साफ तौर पर मैं कहना चाहता हूं, उनमें से बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, अवसरवादी पार्टियां हैं, सत्ता में बाय हुक एंड क्रुक पहुंचकर जो संपत्ति है देश की उसको लूटना चाहती है। बड़े बड़े स्कैंडल हो गए, आपने देखा होगा अभी कितने बड़े बड़े स्कैंडल हुए। आपके यहां खुद शारदा स्कैंडल हुआ बंगाल के अंदर। देश की संपत्ति के साथ जो खिलवाड़ ये पार्टियां कर रही है, एक बात तो ये है। दूसरी बात मुझे कहना है कि जितने गुंडे बदमाश लोग हैं वो सब इन पार्टियों के अंदर मौजूद है। कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, कोई आधार नहीं है इनके पास, कोई एजेंडा नहीं है विकास का। ये किसी तरह से सत्ता में आकर देश की संपत्ति को लूटना चाहती है। आप देखिए जिस तरह से इलेक्शन लड़े जाते हैं और जिस तरह गुंडे बदमाश उसको अंदर बैठकर बाहर बैठकर उसको मैनेज करते हैं। ये भी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो रहे हैं बंगाल के अंदर। कई जगह वेलफेयर पार्टी के कैंडिडेट्स को फॉर्म नहीं भरने दिया गया, किडनैप कर लिया गया। ये इस तरह की बातें हो रही हैं। इसी तरह से चौथी बात यह है कि करप्ट है ये पार्टियां, करप्शन करती है और बड़े बड़े हमारी संपत्तियों को लूट लेती है। विकास के नाम पे आप जब हमारा देश आजाद हुआ था भारत, हमने सपना देखा था कि ये भारत चंद ही दिनों में एक विकासशील देश होगा। इसमें हर आदमी, हर गरीब, हर छोटा बड़ा आदमी को पढ़ने का, एजुकेशन लेने का अवसर मिलेगा, आगे बढ़ने के लिए का अवसर मिलेगा, देश के विकास में इनको भी हिस्सा मिलेगा। लेकिन आज सूरत क्या है कि एक तरफ अंबानी है जिसके पास 21 माला बिल्डिंग है बंबई के अंदर, 5 लोग रहते हैं उस बिल्डिंग में और 5 लोगों के लिए दुनिया की हर चीज मौजूद है। और लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने लिए घर नहीं है। बंबई में, दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में फुटपाथ पर जिंदगी गुजारते हैं, फुटपाथ पर ही मर जाते हैं। या जो लोग यहां से, बंगाल से, बिहार से मजदूरी करने के लिए देश के दूसरे भागों में जाते हैं, वो किस तरह जिंदगी गुजारते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये कौन सा देश हमने बनाया है 70 साल के अंदर? कुछ लोग के पास इतनी संपत्ति है, इतना धन है, इतनी दौलत है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और कुछ लोगों के लिए खाने, एक वक्त का खाना नहीं मिलता है। ये देश नहीं चाहिए हमको। एक देश ये चाहिए, ये गरीब में और अमीर में ये अंतर खत्म होना चाहिए। सबको एक स्तर पर आना चाहिए, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, सबको विकास के फल मिलने चाहिए, सबको आगे बढ़ने, तरक्की करने के अवसर मिलने चाहिए। लोग बेरोजगार हो जाए, लोग भूख से मरने लग जाए। ये आप जानते होंगे कि बंगाल का जो मुर्शिदाबाद का इलाका है, मालदा का इलाका है, हर साल कई सौ लोग भूख से मर जाते हैं। यूनाइटेड नेशन की एक कमेटी है यूनिसेफ की रिपोर्ट ये बताती है कि हर साल दुनिया में जितने लोग भूख से मरते हैं उसके 1/3 भारत के लोग होते हैं। 1/3 दुनिया के 1/3 लोग, दुनिया के 1/3 लोग जो है मरने वाले भूख से, तो भारत के। कहां के हैं? यहीं के हैं, बंगाल के हैं, आसाम के हैं और दूसरे इलाकों के। तो ये क्या बात हुई कि लोग, एक तरफ तो वो लोग हैं जिनके पास डिशेस के अंबार होते हैं खाने पीने के लिए, हजारों लाखों लोगों के पास लग जाता है, और एक वक्त ऐसा है कि किसी के पास चावल के साथ दाल खाने के लिए नहीं होती है, नमक लगा खाते हैं। ये इस तरह का देश नहीं चाहिए हमको। हमें एक ऐसा देश चाहिए जिसमें हर गरीब और अमीर, हर छोटा और बड़ा, उसको समान अवसर मिलने चाहिए। उसे बराबर तालीम के लिए, शिक्षा हासिल करने के अवसर प्रदान होने चाहिए, आगे बढ़ने की तरफ अवसर प्रदान होना चाहिए।
डेवलपमेंट जो है वो एक तरफ हो, शहरों में हो, गांव और देहात में ना हो, ऐसा भारत नहीं चाहिए। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया आपकी पार्टी है। वेलफेयर पार्टी ने एक ऐसे भारत का सपना देखा है जिसमें हर सर को छत, हर बदन को लिबास, हर पेट को 2 वक्त की रोटी और हर हाथ को काम हो। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने एक ऐसे भारत का रक्षा देखा है कि ये जो दौलत है, ये जो रिसोर्सेज है, ये चंद हाथों में न सिमट जाए बल्कि सब लोगों को बराबर तकसीम हो इंसाफ के साथ। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने एक ऐसे भारत का सपना देखा है कि यहां के लोकतंत्र में सब लोगों की शिरकत होनी चाहिए। लोकतंत्र का यह मतलब नहीं है कि जिनको हमने पार्लियामेंट में भेज दिया या जिनको हमने विधानसभा में भेज दिया वही हमारी किस्मत का फैसला कर, नहीं, हर फैसले में हमारी राय शामिल होनी चाहिए। एक ऐसे भारत को हम बनाना चाहते हैं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया आपकी पार्टी है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि इससे जुड़िए। ये एक ऐसे देश का सपना देखती है जो जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म के लोग साथ साथ रहे, मोहब्बत के साथ आगे बढ़े, मोहब्बत के साथ सब मिलकर भारत के विकास के रास्ते पर लाने की कोशिश करें। यही भारत को हम बनाने के लिए खड़े हुए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इन तमाम जितने भी बहुत सारे रीजन और बहुत सारी वजूहत होती है इलेक्शन के मौके पर, इन सबको एक तरफ रखिए। हम भी ये नहीं कर रहे हैं कि आप पूरे जगहों पर अपने लोग खड़े करते हैं। हम बहुत चुनिंदा जगह पर अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं, लेकिन हमारा मानना यह है कि आप सिर्फ एक पंचायत में, एक कारपोरेशन में, एक असेंबली में एक आदमी वेलफेयर पार्टी का चुनकर देखिएगा और 5 साल के बाद हमसे जवाब मांगिए कि आपने क्या किया। हम आपको बताएंगे हमने क्या किया। बहनों और भाइयों, बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करना है, हमारे और साथी बात करेंगे यहाँ पे। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जहां एक तरफ इस तरह के काले कानून जो है बने हुए, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए एक कानून बनाया है सरकार ने यूएपीए के नाम से, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, और हमारे कई नौजवान लड़के बंगाल से, दिल्ली से, यूपी से जिन्होंने सीएए एनआरसी की तहरीक में हिस्सा लिया था, उन सबको जेलों में डाल दिया गया। एक 1.5 साल से जेल में है, जमानत तक नहीं मिल रही। हम ऐसे तमाम काले कानून को खत्म करेंगे। इस देश के लिए काले कानून की जरूरत नहीं है, ये देश आम कानून से चलेगा। बहरहाल मैं इस मौके पर बहुत लंबी तकरीर नहीं करता हूं और आपसे ये गुजारिश करता हूं कि हमें पहले पे ये जो एनआरसी और सीए का इशू है इसको खत्म करना है, लेकिन उसके बाद एक ऐसे भारत के निर्माण में हम सबको मिलकर अपना योगदान देना है जिसमें हर गरीब, हर अमीर, हर छोटा, हर बड़ा समानता के साथ, डिग्निटी के साथ, रेस्पेक्ट के साथ और उसके तमाम बेसिक नीड्स की बुनियादी जरूरतें पूरी होती रहे। एक ऐसे भारत की तामीर हम करना चाहते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।